अच्छा, ये सब्जेक्ट जो है हमारे पास ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं। तो हम जब ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो इनसे थोड़े बहुत रिलेट हो रहे हो, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की एक दो चीज़ें होती हैं, एक दो स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है। पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारे कंपलसरी से थोड़ा बहुत कवर हो रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी हम 12 सब्जेक्ट कवर कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलेट हो जाए ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, पहले हम ये चीज देखेंगे कि हमारे कंपलसरी से क्या रिलेट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज हम ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी आसान है, यानी आसानी से प्रिपेयर कौन सा हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। एक चीज आती है कि सिलेबस कितना बड़ा है, किस तरह से कवर किया जा सकता है। सेकेंड चीज ये आती है कि आपके पास पास्ट पेपर्स में उसके उसकी रिपीटेशन किस तरह से हो रही है, क्वेश्चंस आंसर्स की, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं और कितने रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज इसमें ये आ जाती है। थर्ड चीज जो हम देखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर, वो देखते हैं कि कुछ चीजें टारगेट हो रही होती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स टारगेट हो रहे होते हैं हर साल, ठीक है। कुछ सालों में कुछ सब्जेक्ट टारगेट हुए थे, तो उसको निकाल के जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है, उनका एवरेज निकाल के कि कौन से सब्जेक्ट कितने साल छोड़ के आपके पास टारगेट हो रहे होते हैं और वो क्यों टारगेट हो रहे होते हैं। और अगर वो टारगेट हो रहे होते हैं तो क्या हमें रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ऐसे प्रेसी के 100 मार्क्स होते हैं, दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं, ठीक है। इस्लामियत का भी अलग पेपर होता है, सबके डिफरेंट पेपर्स होते हैं। बट जो जनरल साइंस, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, इन तीनों के जो मार्क्स होते हैं वो मिला के दिए जाते हैं। यानी अगर आप जो है वो सिर्फ जनरल साइंस में 80 स्कोर कर जाते हैं और आपके जो है वो मिला के 120 आ जाते हैं मार्क्स, सॉरी आई थिंक 140, मिला के आपके पास 140 मार्क्स आ जाते हैं, तो आप जो है वो तीनों में पास कंसिडर होते हो। हाँ, 120, 120 मार्क्स, ठीक है। आपको मिला के 120 मार्क्स चाहिए होते हैं तीनों के अंदर, ठीक है। फिर अगर आप पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर में फेल भी और अगर आपके मार्क्स मिला के 120 आ रहे हैं तो आप पास कंसिडर होगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एबिलिटी वाले पोर्शन में या जनरल साइंस वाला, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर जो है वो हर साल चेंज हो जाता है, बट जनरल साइंस नहीं चेंज होता। इसलिए सब कहते हैं कि इस पे फोकस किया करो, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि इसके अंदर अच्छा स्कोर लेकर पास हो सको एटलीस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हमें टोटल 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। बट अगर हम ग्रुप वन से कुछ सेलेक्ट करेंगे तो हमारे 200 ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, यानी हमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे फिर अगर हम ग्रुप वन से कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप वन में पहले सब्जेक्ट पे आता है, पहले नंबर पे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो है वो टारगेट नहीं हो रहा होता है सच, लेकिन इसके अंदर एक चीज अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स में जो होती है वो ये होती है कि एक आंसर आपका फिक्स होता है, ठीक है। आपके पास एक ही आंसर होता है, अगर वो आपका आ रहा है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर आप कोई अपनी कहानी नहीं बना सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने अपने पास से कुछ लिख लिया और आप पास हो गए। आपका अगर वो आंसर नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए तो आप डेफिनेटली फेल हो। तो इसके अंदर सिर्फ सीधा सीधा पास या फेल होता है, बीच का कोई मार्जिन नहीं होता कि आप अपने आप को किसी तरह बचा सको, ठीक है। तो अगर आप अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में बहुत चीते हो, बहुत अच्छी आती है आपको, आप वहां पे, क्योंकि बैक टू बैक पेपर्स हो रहे होते हैं, आपको पता है एक दिन में 2 पेपर होते हैं सीएसएस के, ठीक है, और बगैर गैप के होते हैं पेपर्स। तो अगर आप उस हालत में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कर सकते हो, अगर आप परफॉर्म कर सकते हो अच्छा, तो फिर आप रख सकते हो। अदरवाइज एज सच टारगेट नहीं हो रहा होता और स्कोरिंग भी इतना नहीं हो रहा होता, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट से हो नहीं पाता, जो बहुत अच्छे होते हैं वो स्कोर भी कर लेते हैं। सेकंड आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, और ये क्योंकि करंट अफेयर से थोड़ा रिलेट कर रहा होता है, तो ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहा होता है। इसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो एज सच टीचर्स को नहीं पता। जो सीएसएस के जो टीचर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेटेजीज नहीं पता, इसलिए वो प्रेफर नहीं करते कि आप इकोनॉमिक्स रखो। बाकी अगर पास्ट पेपर्स देखकर आपको लगता है कि आप कवर कर सकते हो और आप करंट अफेयर कवर कर सकते हो, इसके अंदर जितने भी आपके पास फॉर्मूलाज वगैरह वो आप देख सकते हो, कर सकते हो अच्छे से, तो आप रख सकते हो। वरना अगर आपको पास होना है
तो आई थिंक आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। थर्ड पे आता है कंप्यूटर साइंस, जिसका सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको 4 मंथ्स लगेंगे प्रिपेयर करने में। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको 4 मंथ्स लगेंगे, और अगर आप बैकग्राउंड से नहीं है तो फिर तो आपको रखनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसके जो है वो 4 मंथ्स आपका प्रिपरेशन लेता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइड है। इसके अंदर सेक्शंस होके आपके पास पेपर आता है, यानी ऐसा नहीं है कि आप आधा सिलेबस कवर करोगे तो आपका जो है वो निकल जाएगा। आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन वाइज पेपर आता है। ठीक है, तो ये भी आपके अपने ऊपर है कि आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। फिर हमारे पास आता है पॉलिटिकल साइंस, जो कि हमारे पास करंट अफेयर से रिलेट कर रहा होता है, पाकिस्तान अफेयर से रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर से ये बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा होता है, हिस्ट्री से बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा होता है। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी चीजें हैं वो आपको वैसे भी पढ़नी है, क्योंकि अगर आप वो चीजें नहीं पढ़ोगे तो आपको करंट अफेयर नहीं समझ आएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की चीजें नहीं पढ़ोगे, आपको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जस्टिस के क्या रूल्स हैं, और आपको ये नहीं पता कि क्या कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, पब्लिक ओपिनियंस क्या है, तो आपको करंट अफेयर भी नहीं समझ आएगी। और आपको ओवरऑल सीएसएस के अंदर ये चीजें बार बार यूज हो रही होंगी तो आपको वो भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस इसलिए बहुत ज्यादा रखा जाता है क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको वैसे भी पढ़ना ही है। ठीक है, तो क्यों ना इसको रख लिया जाए, इसलिए स्टूडेंट्स इसको रख लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट पे आता है आपके पास इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपका करंट अफेयर से रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ लिख दिया, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन है ये। इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आपका करंट अफेयर से रिलेट कर रहा होता है और एसए से रिलेट कर रहा होता है। यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर अगर आप अप टू डेट रहते हो, क्योंकि आपको बार बार जो है वो अपने नोट्स रीन्यू करने पड़ते हैं, आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, तो आपका करंट अफेयर कवर हो जाता है और आपका एसए कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें और बहुत ज़्यादा आप डॉन को गो थ्रू करें, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने की आदत नहीं, आप न्यूज़ेस इतना शौक से नहीं पढ़ते, तो आई थिंक फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशन ही रखना चाहिए। फिर आप इस वाले ग्रुप के अंदर से जो सेफ साइड पास होने के लिए बहुत स्कोरिंग कहलाता है, वो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ दो बातें कहूंगी इस ग्रुप के अंदर से, कि अगर आपको पढ़ना है तो आप इंटरनेशनल रिलेशन रख लो, और अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप पॉलिटिकल साइंस रख सकते हो। बाकी ग्रुप टू के अंदर हमारे पास दो ग्रुप होते हैं। ठीक है, ग्रुप ए, दो पोर्शन है ग्रुप टू के, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट के अंदर से आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ठीक है, पिछले साल 2022 के अंदर बहुत सारे लोग सिर्फ केमिस्ट्री में फेल थे और वो इवन एसए में भी पास थे, और फिजिक्स का भी यही हिसाब था कि वो सिर्फ फिजिक्स में फेल थे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पास थे। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो अक्सर टारगेट हो रही होती हैं। ठीक है, टारगेट इस इन अ सेंस इस वजह से नहीं हो रही होती कि ये फालतू में फेल हो रही हैं, इनकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। ठीक है, जो कि आपको नहीं पता होती, क्योंकि इनको ज्यादातर टीचर्स नहीं पढ़ा रहे होते। ठीक है, जैसे आप कोई कोर्स वगैरह लोगे तो वहां पे इतना ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं प्रमोट किया जाएगा, वो आपको इतना ज्यादा इस कोर्स के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको इनकी स्ट्रेटेजीज नहीं पता होती। तो इसी वजह से, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसकी क्या स्ट्रेटेजी, इसको किस तरह से क्रैक करना है, तो इसको लेना थोड़ा रिस्की है। ठीक है, बाकी अप्लाइड मैथ्स और स्टैट्स, इसके अंदर से आप दो चूज करके अपने 200 मार्क्स पूरे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो और स्टैट्स में बहुत अच्छे हो तो फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छा गेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों में अच्छे नहीं हो और आपको लगता है कि उस टाइम पे आप मैथ्स नहीं कर सकोगे अच्छे से, क्योंकि वही वाली बात जो मैंने अकाउंटिंग में आपको कही थी कि या तो आप पास हो या तो आप फेल हो। ठीक है, अगर आपका आंसर ठीक आ गया तो आप पास हो, और अगर आपका आंसर ठीक नहीं आता तो आप फेल हो। उसके अंदर कोई भी बीच का मार्जिन आपके पास नहीं है कि आप कुछ भी अपने आप को सेफ जोन में कर सको या कुछ अपने पास से लिख सको। ठीक है, तो ग्रुप टू जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स चूज करते हैं, अगर इसमें से चूज भी करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री को चूज करते हैं, और कुछ पास भी हो जाते हैं किस्मत से। बट ये कि ये वाला ग्रुप जो है वो थोड़ा रिस्की है, अगर आप मैथ्स रखना चाहते हो तो फिर आप रख सकते हो। ठीक है, अब हम ग्रुप थ्री के अंदर आ रहे हैं। ग्रुप थ्री में हमारे पास चार सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं हमारे पास ग्रुप थ्री में।
ठीक है, सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो अगर आपका बिजनेस बैकग्राउंड है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें स्कोरिंग की, स्कोर इसके अंदर काफी अच्छा आता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है और रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर। बहुत सालों तक ऐसा हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि क्वेश्चन की जो डायमेंशंस है वो तक चेंज नहीं हुई है, मतलब पूरा जो छपा हुआ क्वेश्चंस होते हैं ना वो तक इसके अंदर ना छपे हुए आए हैं। मतलब पूरे जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं वो अगले 2 साल बाद जो है वो वही क्वेश्चन छप छप के दोबारा आते रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट होते हैं। अब जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ी सी डायमेंशंस जो है वो चेंज कर दी गई हैं क्वेश्चंस की, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के वही आ रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इसका सिलेबस है वो काफी ज्यादा वाइड है, लेकिन क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है तो वो रिपीटेशन को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए बहुत इजीली कवर हो जाता है। ठीक है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्योंकि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे होते हैं तो ये आपको ओवरऑल इंटरव्यू में काम आता है। और जब आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपको बहुत हेल्प आउट करता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है तो ये उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। ठीक है, और अगर आप सोशियोलॉजी रखते हो तो उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको कंक्लूजन बनाने आ जाएगा। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखते हो तो आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प आउट होगी। किस तरह से हेल्प आउट होगी? क्योंकि आप जब सिविल सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे होते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है, आप क्योंकि पब्लिक के राइट्स के बारे में पढ़ रहे होते हो तो आप ऑब्वियसली इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बाकी अगर इसकी सिलेबस की बात की जाए तो इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वाइड है। इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती हैं पढ़ने में। ठीक है, थ्योरीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर थ्योरीज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और थ्योरीज लाजमी आती हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक ही थ्योरीज हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी रख सकते हो। दोनों बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, बाकी अगर मैं नीचे बाकी के दो सब्जेक्ट्स की बात करूं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, तो इसके अंदर ये पिछले सालों में तो इतना टारगेट नहीं हुआ, लेकिन बहुत सालों में ऐसा देखा गया है कि ये दोनों बहुत ज्यादा टारगेट हो रहे होते हैं। इवन दो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके इंटरव्यूज अभी भी शायद यूट्यूब पे मौजूद हैं, और मेरे खुद के भी टीचर ऐसे हैं कुछ जो कि सिर्फ इस सब्जेक्ट को रख के फेल हो चुके हैं, यानी सिर्फ एक अकेले सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स भी किया हुआ था वो भी इन सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। क्योंकि इस सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटेजी थी, अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप जो है वो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर वो बताता है कि ये पेपर उसने किस तरह से चेक किए हुए हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस सेक्शन का, खैर उस सेक्शन के अंदर हर चीज मौजूद होती है, उसने सब बताया हुआ होता है कि किस डायमेंशन से जो है वो पेपर चेक किया जाता है और स्टूडेंट्स ने किस तरह की मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक। एफपीएससी की जो वेबसाइट है वही है उसका लिंक, उसका कोई और डिफरेंट लिंक नहीं है। एक सेकेंड। हाँ, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ कि चेकिंग क्राइटेरिया जो भी आपका होता है वो बताया जाता है एफपीएससी की वेबसाइट पे कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स करी हैं और किस तरह से पेपर चेक किए गए हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती कि किस तरह से क्रैक करना है एक्चुअली में। जो बात सारी होती है वो क्रैक करने की होती है कि आप किस तरह से किसी सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट जिसके क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं जो आपको सही से समझ नहीं आ रहे कि किस तरह से किस डायमेंशन में इसको लिखना है और किस तरह से आपको हेडिंग बनानी है, तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो आपको थोड़ी हार्ड लगती है। इस बेहाफ पे जो है वो आप उसको सही तरह से स्कोर नहीं कर पाते या फिर आप उसके अंदर फेल हो जाते हो। बाकी इस ग्रुप के अंदर जो दो सेफ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फेल नहीं होने देते, जिसके अंदर आपको पढ़ना है बट एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट में से आप कोई भी रख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास ग्रुप 4 जिसके अंदर हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट्स हैं। इंडो पाक हिस्ट्री हमारी वही हिस्ट्री है जो
अगर आप मैट्रिक सिस्टम से पढ़े हुए हैं तो आपने पाकिस्तान स्टडीज या पाकिस्तान अफेयर्स में जो है वो आपने जो भी हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान के बारे में, वो आपकी सारी सेम हिस्ट्री इंडो पाक के अंदर है। ठीक है, बाकी आपने जो इस्लामियत के अंदर, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी वही सेम हिस्ट्री है जो आप इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में सुनते आ रहे हो, और आप जो भी किस्से कहानियां बचपन से सुनते आ रहे हो वही सेम आपको इस्लामिक हिस्ट्री में मिलेंगी। ठीक है, ब्रिटिश हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री भी बहुत इजी कहलाती है, मतलब लोग रख रहे होते हैं, स्टूडेंट्स रख रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के जो सिलेबस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं। और सबसे जो छोटा सिलेबस है हिस्ट्री के पोर्शन के अंदर, वो यूएस हिस्ट्री का सिलेबस है जो सबसे ज़्यादा छोटा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा छोटा और सबसे आसानी से कवर होने वाला जो सिलेबस है वो यूएस हिस्ट्री का है। अब अगर हिस्ट्री के पोर्शन में आप कोई भी सब्जेक्ट रख रहे हैं, जैसे मैंने कहा इंडो पाक हिस्ट्री, तो ये आपका पाकिस्तान अफेयर के अंदर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है। आपको पाकिस्तान अफेयर का जो आधा पोर्शन है वो इंडो पाक से आ रहा होता था, अब खैर नहीं आता, पहले आ रहा होता था, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था। ठीक है, इंडो पाक हिस्ट्री। बाकी अगर आपको पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस करके कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको अच्छे से क्रैक करने में हेल्प आउट करता है इंडो पाक हिस्ट्री। ठीक है, आपको हिस्ट्री का पता होता है, ऑलरेडी आपको नो हाउ होती है हिस्ट्री की, आपको इतना ज़्यादा डायमेंशंस को नहीं देखना पड़ता। आप बहुत आसानी से जो है वो, अगर इंडिया पाकिस्तान के कोई भी क्राइसिस आ रहे होते हैं तो आपको उसकी हिस्ट्री जो है वो थोड़ा बहुत पता होती है। ठीक है, लेकिन एक जो ड्रॉबैक है हिस्ट्री के पोर्शन में वो ये है कि अगर आप हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप उसको एज अ हिस्ट्री के पेपर कंसिडर करते हुए ही अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप इंडो पाक हिस्ट्री बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इसके अंदर जब आप अटेम्प्ट करोगे तो वो आप बचपन से पढ़ने वाली हिस्ट्री नहीं अटेम्प्ट करोगे। यानी कि जैसे मैं अपनी बात करूं और आप सबकी, जब हम बुक्स पढ़ा करते थे तो उसमें नॉर्मल चीजें लिखी होती थी, नॉर्मल हेडिंग्स होती थी। ठीक है, उसके अंदर कोई इवेंट्स मेंशन नहीं होते थे, लेकिन इस हिस्ट्री के अंदर अगर आपने हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसके अंदर आपने इवेंट्स मेंशन नहीं किए, आपने नेम्स मेंशन नहीं किया, आपने हिस्ट्री को कोट नहीं किया, और आपका पेपर एक्चुअल में हिस्ट्री का पेपर नहीं लग रहा, आपका पेपर देख के ऐसा लग नहीं रहा कि वो हिस्ट्री का पेपर, और ऐसा नहीं लग रहा कि आपको हिस्ट्री की नॉलेज है, तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपको पास तो कर देगा, बट क्योंकि आप दूसरी भी मार्कशीट निकाल के आप लोगों की चेक करोगे, इंडो पाक हिस्ट्री काफी इजी सब्जेक्ट है, बट इनके इतने मार्क्स नहीं आ रहे होते, 33 मार्क्स आ रहे होते हैं, 34, 35, इवन के इतने कम मार्क्स आते हैं कि वो बस मार्जिन पे पास हो रहे होते हैं। इतना इजी सब्जेक्ट लेकर भी वो मार्जिन पे पास हो रहे होते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि जब भी आप हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो उसको आप हिस्ट्री की तरह अटेम्प्ट नहीं करते, आप उसको जैसे आपने पाकिस्तान अफेयर अटेम्प्ट करा है या जैसे आपने दूसरे पाकिस्तानी स्टडीज को पढ़ा है आप उस तरह से अटेम्प्ट करते हो, इसलिए आपके मार्क्स नहीं आते। बाकी अगर आप हिस्ट्री के अंदर इवेंट्स मेंशन कर सकते हो, आपको लगता है कि आप हिस्ट्री का पेपर हिस्ट्री की तरह प्रेजेंट कर सकते हो, तो फिर आप हिस्ट्री के पोर्शन में से कोई भी सब्जेक्ट जो आपको इजी लगे आप वो रख सकते हो। एज सच कोई टारगेट नहीं हो रहा होता। हाँ, यूएस हिस्ट्री की मैं बात कर रही थी कि इसका सिलेबस काफी कम है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके पास्ट पेपर्स उठाकर देखोगे यूएस हिस्ट्री के, तो पास्ट पेपर्स के अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहे होंगे। इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाती है क्वेश्चंस की, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मतलब आपको नहीं समझ आती। बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि यूएस हिस्ट्री का क्योंकि सिलेबस काफ़ी छोटा सा है, तो वो उसके अंदर से वो ज़्यादा चीज़ें दे ही नहीं सकता। तो वो बजाय इसके कि वो उसको बार बार रिपीट करे, वो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देता है, तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट ये कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हिस्ट्री का पेपर देख के ये कहा है कि हमें नहीं समझ आया कि हमने क्या लिखा है, बट स्टिल वो हिस्ट्री के पेपर में, यूएस हिस्ट्री में पास थे। तो हिस्ट्री का पेपर में मैंने नहीं देखा यूएस हिस्ट्री में कि कोई फेल हो रहा है या फिर टारगेट हुआ है कभी, पास करवा रहा होता है, बट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो हिस्ट्री जो है वो आपके अपने ऊपर है, अगर आप उसको हिस्ट्री की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे ऑप्शंस पे जा सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ग्रुप 5, जिसके अंदर हमारे फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, स्पेशली इन्वायरमेंटल साइंस जो हमारे पास है वो हमारे पास जनरल साइंस के अंदर जो चैप्टर है उससे बहुत ज़्यादा लिंक कर रहा होता है। ठीक है,
काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसके, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, एबिलिटी को हटा के जनरल साइंस के सेम हैं। लेकिन ये बहुत टारगेट हो रहा होता है, यानी 2-2 साल छोड़ छोड़ के टारगेट होता है। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस के अंदर फेल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं और बहुत इजी है इसको पढ़ना, क्योंकि आपने जनरल साइंस ऑलरेडी पढ़ी होती है। इस वजह से स्टूडेंट्स इसको बार बार ऑप्ट कर रहे होते हैं। बट इसका जो स्कोर है वो इतना अच्छा नहीं आता अगर आप पास कर जाते हो। बाकी ये बार बार टारगेट हो रहा होता है। इस ये क्यों किस वजह से टारगेट होता है इसकी नॉलेज एज सच मेरे पास नहीं है, बट आई थिंक कि स्ट्रेटेजी वाला ही मसला इसके साथ है। बाकी अगर मैं इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो वो जेंडर स्टडीज है, ठीक है। जेंडर स्टडीज आपको जेंडर स्टडीज वैसे भी आपको पढ़ना है, उसकी चीजें वैसे भी पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि इंटरव्यू में आपके टोटल 3 to 4 क्वेश्चंस जो है वो जेंडर स्टडीज से उठा के पूछे जाते हैं। बाकी अगर मैं ऐसे की बात करूं, आप हर साल हर ईयर को देख लो, ऐसे का एक टॉपिक लाजमी जेंडर स्टडीज से रिलेट होता है, ठीक है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के भी पास्ट पेपर्स देखो, ठीक है, मैं जेंडर स्टडीज की बात कर रही थी, हमारे पास एसए के अंदर हर साल एक टॉपिक जेंडर स्टडीज से रिलेटेड आता है, ठीक है। अगर हम इस्लामिक स्टडीज देखें, इस्लामियत में देखें, तो उसके अंदर एक टॉपिक, एक क्वेश्चन लाजमी वुमेन एम्पावरमेंट या फिर वुमेन से रिलेटेड आता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी एक आपके पास शॉर्ट नोट वुमेन एम्पावरमेंट पे लाजमी आ रहा होता है, साल स्किप कर करके आ रहा होता है। या फिर वुमेन पे एक क्वेश्चन जो है वो आपका करंट अफेयर्स के अंदर भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के अंदर आपका एक क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है। अगर हम नीचे दो सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर की बात करें, तो इन दोनों को जो है वो इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, क्योंकि इनके सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड हैं। और लिटरेचर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको लिटरेचर के बारे में, यानी जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको लेनी है, उसको समझना है, उसके बाद आपको पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप इन दोनों को ना रखो, क्योंकि ये दोनों खास स्कोरिंग भी नहीं होते। और दूसरी चीज कि ये बहुत ज्यादा आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी नहीं रिलेट कर रहे होते। बाकी ग्रुप 6 जो है वो हमारा पूरा लॉ का पोर्शन है। अगर आप लॉ के अंदर, आपको सेक्शंस मेंशन करने में प्रॉब्लम होती है, आपको जो है वो क्या कहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप कोई सेक्शन कोट करो या कुछ भी, तो आप सिंपली क्रिमिनोलॉजी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आप लॉज मेंशन नहीं भी करो तो फिर भी आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। बाकी अगर जो सिंपल लॉ है वो जो नॉर्मल लॉ होता है वो है। बाकी जो पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा होता है इसके अंदर, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कि पॉलिटिकल साइंस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं है, यानी वो सेम ही है। मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर इसका पेपर भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें आ रही होती हैं इसके अंदर। लेकिन सिर्फ जो है वो आपको सेक्शन परफॉर्म सेक्शन कह रही हूँ, आर्टिकल्स जो है वो आपको लिखने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि आप लॉ का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ आर्टिकल्स मेंशन करने होते हैं। बाकी ये पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। मुस्लिम लॉ जो है वो सिंपली जो इस्लामिक लॉ है हमारा वो है। मर्केंटाइल लॉ जो है हमारा, जो बिजनेस लॉ है वो हमारा मर्केंटाइल लॉ, यानी जो आपने अगर बिजनेस की फील्ड से हो और आपने बिजनेस लॉ पढ़ा है तो मर्केंटाइल लॉ सेम बिजनेस लॉ ही है। बाकी लॉ के अंदर एज सच कोई टारगेट नहीं हो रहा होता कोई भी सब्जेक्ट। फिलोसफी जो है वो इस ग्रुप में बहुत ज्यादा टारगेट होती हुई नजर आती है। यानी स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप फिलोसफी ना रखो, क्योंकि उसके टीचर्स इतने अवेलेबल नहीं है और उसकी स्ट्रेटेजी भी किसी को इतनी खास नहीं पता। बाकी अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, उसको पास्ट पेपर्स पता चल रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से रख सकता है। बाकी काफी ज्यादा टीचर्स कहते हैं कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा स्कोरिंग, और देखा भी गया है कि वो क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है। तो अगर आपने क्रिमिनोलॉजी रखा है तो आपको सिलेबस काफी वाइड है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में जैसे सेक्शंस करके एग्जाम आ रहा होता है, पेपर आ रहा होता है, इसके अंदर भी सेक्शंस करके आ रहे होते हैं, यानी आप कुछ स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर भी होती है। और क्रिमिनोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा स्कोरिंग है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रखते हैं। और इसके अंदर मजे की बात कि अगर आप सेक्शन नहीं भी परफॉर्म करते तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हो।
ग्रुप 7 के अंदर सबसे हाईली स्कोरिंग जो आपके पास नंबर 1 पे आता है वो है आपके कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। चाहे आप पंजाबी रख लो, सिंधी रख लो, या अरेबिक, पर्शियन, जो भी लैंग्वेज आप जिसको अच्छी आपको जिसमें कमांड है आप वो रखोगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करेगी, ठीक है। आप जितनी भी मार्कशीट उठा के देखोगे, मार्कशीट्स के अंदर जब भी आप ये वाला पार्ट देखोगे सिंधी पंजाबी वाला, तो आपको बहुत ज्यादा हाई स्कोर नजर आएगा उसका। यानी इसका 60s में, आपको इवन 70s में भी इसके स्कोर्स नजर आएंगे। ये बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं ये वाले सब्जेक्ट, इसलिए स्टूडेंट्स इसको रखते हैं। लेकिन अगर किसी की लैंग्वेज इसके अंदर कमांड है, किसी को आती है पंजाबी या सिंधी या बलोची, तो वो रख सकता है। अदरवाइज जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो उनके पास जा सकता है। इसके अंदर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। सोशियोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेट कर रहा होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट कर रहा होता है, और बाकी ओवरऑल जो सोशल अफेयर्स हैं वो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा होता है। यानी कि अगर आपको सोसाइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपका पॉलिटिकल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में आ जाता है, या फिर आपको सोशल अफेयर्स के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, तो वो आप सोशियोलॉजी अगर पढ़ी हुई है तो वो आप अच्छे से लिख सकते हो। बाकी इंटरव्यू के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि आपको बेसिकली सोसाइटी के बारे में नॉलेज मिल रही होती है। बाकी एंथ्रोपोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, इसके अंदर भी थ्योरीज हैं, और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरीज फिलोसफर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखी हुई है तो आप सोशियोलॉजी जो है वो आपको दोबारा से कवर करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं एडमिट करना भूल गई सबको। ठीक है, तो आपको, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, आपने कवर की हुई है, तो आपको सोशियोलॉजी शुरू से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी जो इब्ने खुल्दून और ये सारी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। जैसे सोशियोलॉजी के अंदर कार्ल मार्क्स, इब्ने खुल्दून और ये सारी चीजें आती हैं, थ्योरिस्ट हैं, तो वो एरिस्टोटल वगैरह, तो ये सेम आपके पास पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही है। यानी आप एक ही मटेरियल दोनों में लिख सकते हो।